हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम बात करेंगे मानव के सामान्य एवं प्रमुख रोगों के बारे में। रोगों के बारे में बात करने से पहले सर्वप्रथम हम बात करते हैं स्वास्थ्य और रोग की परिभाषा के बारे में कि स्वास्थ्य और रोग क्या होता है। तो स्वास्थ्य की अगर हम परिभाषा की बात करें, शारीरिक स्वास्थ्य से क्या तात्पर्य होता है? शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक तौर पर सही रहने की अवस्था। 3 पॉइंट यहाँ पर है। एक तो कौन सा? शारीरिक तौर पर होना चाहिए, दूसरा मानसिक तौर पर और तीसरा सामाजिक तौर पर हम एकदम क्या होने चाहिए? फिट होने चाहिए, सही रहने चाहिए, न केवल किसी बीमारी या दुर्बलता की अनुपस्थिति। हम स्वास्थ्य को केवल किसी बीमारी या दुर्बलता की अनुपस्थिति के द्वारा परिभाषित नहीं कर सकते हैं। स्वास्थ्य हम उसको बोलेंगे या स्वस्थ व्यक्ति उसको बोलेंगे जो मानसिक तौर पर, सामाजिक तौर पर और शारीरिक तौर पर एकदम सही हो, तब वो क्या कहलाता है? स्वास्थ्य कहलाता है। दूसरा आता है रोग। रोग की परिभाषा, रोग शरीर की वह अव्यवस्थित क्रिया या विकृति है। शरीर की क्या है? अव्यवस्थित क्रिया या विकृति जो किस किस के द्वारा उत्पन्न हो सकती है? संक्रमण के द्वारा उत्पन्न हो सकती है, दूषित आहार लेने की वजह से उत्पन्न हो सकती है, इसका कोई आनुवंशिक कारण हो सकता है, जेनेटिक रीजन इसका हो सकता है, वातावरणीय या मानसिक असंतुलन के परिणाम स्वरूप भी रोग उत्पन्न हो सकता है। रोग क्या है? शरीर की अव्यवस्थित क्रिया या विकृति है, क्योंकि हमारा जो शरीर है उसकी सभी जो क्रियाएं होती है वो सुचारू रूप से कार्य करती है। हमारे शरीर के जितने भी तंत्र होते हैं वो सुचारू रूप से कार्य करते हैं, लेकिन विभिन्न कारणों की वजह से ये जो व्यवस्थित क्रिया होती है उसमें कुछ ना कुछ व्यवधान उत्पन्न होता है और वो क्रिया क्या हो जाती है? अव्यवस्थित हो जाती है। अब जो अव्यवस्था उत्पन्न हुई है उसके कारण क्या क्या हो सकते हैं? संक्रमण हो सकता है, किसी भी रोगजनक का हमको क्या हो जाए? संक्रमण हो जाए। दूषित भोजन हो सकता है, अगर हमने दूषित भोजन या आहार लिया है तो उसके कारण हो सकता है। कोई आनुवंशिक कारण हो सकता है, जो हमारी जीनीय संरचना होती है, डीएनए की संरचना है, उसके अंदर अगर किसी प्रकार का परिवर्तन होता है तो उसके कारण क्या उत्पन्न हो सकता है? रोग उत्पन्न हो सकता है। वातावरणीय कारक, वातावरणीय कारक ताप दाब हो गए, वहाँ का टेम्परेचर जो हो गया वो हो गया, वहाँ की हवा जल, ये सब जो है वातावरणीय कारक में क्या हो जाए? असंतुलन, उनके साथ में हमारा क्या हो? असंतुलन हो या मानसिक तौर पर हम असंतुलित हो जाए तो वो सब किसका कारण बनते हैं? रोग का कारण बनते हैं। तो ये दोनों परिभाषाएं क्लियर, एक तो स्वास्थ्य की परिभाषा और दूसरी रोग की परिभाषा। नेक्स्ट हम बात करते हैं रोगों का वर्गीकरण की। अगर हम बात करें रोगों का वर्गीकरण, तो जितने भी जो रोग होते हैं उनको एक बड़ी श्रेणी के अंदर अगर बात करें तो 2 श्रेणियों के अंदर इनको क्या किया गया है? बांटा गया है। एक श्रेणी होती है जन्मजात रोग, जन्मजात रोग, और दूसरी श्रेणी होती है ग्रहित रोग, जन्मजात और ग्रहित रोग। नाम से पता चलता है कि जन्मजात और ग्रहित दोनों को आराम से आप परिभाषित कर सकते हो। 2 मेजर कैटेगरी कौन सी हो गई रोग की? एक तो जन्मजात हो गई और दूसरी कौन सी हो गई? ग्रहित हो गई। इनका आगे वर्गीकरण और भी है, उसको हम आगे देखेंगे। अभी जन्मजात की अगर हम परिभाषा की बात करें तो जन्मजात रोग किसे कहेंगे? नाम में पता चला जन्मजात, जन्म के समय से। ऐसे रोग जो मनुष्य के अंदर जन्म के समय से ही उपस्थित होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? जन्मजात रोग कहते हैं। ग्रहित रोग, वे रोग जो जन्म के पश्चात विभिन्न कारकों के कारण उत्पन्न होते हैं। जन्म के पश्चात विभिन्न क्या काम में आएंगे? इसमें कारक, विभिन्न कारकों के कारण उत्पन्न होते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? ग्रहित रोग कहलाते हैं। जन्मजात रोग जन्म के समय से उपस्थित रहते हैं और ग्रहित रोग विभिन्न कारकों के कारण जन्म के बाद क्या होते हैं? उत्पन्न होते हैं। जन्मजात रोग जो है उनको आगे फिर इनके अलग अलग उदाहरण हो सकते हैं। जन्मजात रोग आनुवंशिक हो सकता है, आनुवंशिक कारणों की वजह से ये उत्पन्न हो सकता है। किसी प्रकार की जो विकास
एक जो जीव होता है उसके विकास के अंदर अगर किसी प्रकार की त्रुटि होती है तो उसके कारण भी जन्मजात रोग उत्पन्न हो सकते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे रोग होते हैं जो प्लेसेंटा या अपरा के द्वारा क्या हो सकते हैं, स्थानांतरित हो सकते हैं। तो अगर हम जन्मजात रोग के उदाहरण की बात करें तो इसमें सबसे फर्स्ट आनुवांशिक हो सकते हैं। जन्मजात रोग कैसे हो सकते हैं, आनुवांशिक। इसका एक उदाहरण सिकल सेल एनीमिया। वैसे इस रोग के बारे में हम आगे जब जेनेटिक्स आएगा, आनुवांशिक ही आएगा, तो वहाँ पर डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। सिकल सेल एनीमिया रोग जो होता है उसमें जो आरबीसीज होती है उनकी जो शेप होता है, आकृति जो होती है वो क्या हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है, हंसियाकार आकृति हो जाती है। उसमें हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है और वो पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन का स्थानांतरण नहीं कर पाती है। तो ये जो सिकल सेल, अब ये आनुवांशिक किस प्रकार से है, सिकल सेल एनीमिया जो डीएनए होता है, क्योंकि हीमोग्लोबिन जो होता है वो प्रोटीन का बना होता है, प्रोटीन को कोड किसके द्वारा किया जाता है, एक जीन के द्वारा। उस जीन की संरचना में परिवर्तन के कारण से एक विशेष अलग प्रकार का क्या बनता है, हीमोग्लोबिन बनता है, और कौन सी स्थिति उत्पन्न हो जाती है, सिकल सेल एनीमिया की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो पहला इसका जन्मजात रोग का उदाहरण कौन सा हो गया, आनुवांशिकी। दूसरा, विकास में त्रुटि के कारण जो है कुछ रोग हो सकते हैं, जिसमें हेयर लिप्स, इसका जो उदाहरण है वो क्या है, हेयर लिप्स में क्या होता है कि जो मनुष्य होता है उसके जो ऊपर वाला होठ होता है वो बीच में से जन्म से ही कटा हुआ रहता है। ऊपर वाले होठ के बीच में पहले से ही एक दरार पाई जाती है और उस कंडीशन को क्या कहा जाता है, हेयर लिप्स कहा जाता है। क्लियर। तीसरा इसका जो उदाहरण है उसके बारे में अगर हम बात करें तो उसका उदाहरण है प्लेसेंटा के द्वारा स्थानांतरित होने वाले रोग। प्लेसेंटा के द्वारा स्थानांतरित होने वाले रोग। इसके उदाहरण की अगर हम बात करें, प्लेसेंटा, सबसे पहले अगर हम बात करें इसके बारे में, किसके बाद, प्लेसेंटा क्या होती है, प्लेसेंटा हिंदी में इसको बोला जाता है अपरा। ये एक विशेष प्रकार की ऊतकीय संरचना होती है जो कि जो बच्चा होता है गर्भावस्था के दौरान, जो बच्चा गर्भ में पाया जाता है उसको मां के शरीर के साथ में जोड़ने का कार्य कौन करता है, प्लेसेंटा या अपरा करती है। एक ऊतकीय संरचना होती है। इसके द्वारा कुछ विशेष प्रकार के पदार्थ ही मां के शरीर से किस पे स्थानांतरित हो सकते हैं, बच्चे में स्थानांतरित हो सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे वायरस, जीवाणु भी होते हैं जो कि इस अपरा के द्वारा क्या हो सकते हैं, स्थानांतरित हो सकते हैं और उस बच्चे में रोग उत्पन्न करते हैं। तो वो रोग किस में आएंगे, जन्मजात रोग भी आएंगे। जैसे इसका उदाहरण एक तो होता है जर्मन चेचक, और दूसरा इसका उदाहरण है सिफेलिस। हिंदी में इसको बोलते हैं उपदंश रोग। ये दोनों उदाहरण किसके हैं, प्लेसेंटा के द्वारा स्थानांतरित होते हैं। अब जो मदर होती है, माता जो होती है, उसमें ये रोग, जैसे सिफेलिस की बात करें तो ये क्या होता है, एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होती है, यौन संचारित रोग होता है, जो कि विशेष प्रकार के जो यौन संचारित जो वेक्टर्स होते हैं, कारक होते हैं, उनके द्वारा ये फैलता है। लेकिन माता से बच्चे के अंदर ये रोग प्लेसेंटा के द्वारा, या इस रोग के जो पैथोजन होते हैं, रोगजनक होते हैं, वो प्लेसेंटा के द्वारा कहाँ पर प्रवेश कर जाते हैं, बच्चे के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। तो उस बच्चे में ये रोग जन्मजात पाए जा सकते हैं। तो ये कौन से रोग हो गए, जन्मजात रोग हो गए। वैसे बहुत सारे उदाहरण जन्मजात रोग के आप लोगों को मिलेंगे, लेकिन अकॉर्डिंग योर सिलेबस यहाँ पर हमको ये तीन जो है उदाहरण, आनुवांशिक, विकास में त्रुटि और प्लेसेंटा के द्वारा स्थानांतरित होने वाले रोग। अगला हम बात करें ग्रहित रोग के बारे में मैंने अभी बताया कि ये जन्म के बाद विभिन्न कारकों के कारण उत्पन्न होते हैं। अब ये विभिन्न कारक क्या क्या हो सकते हैं, संक्रमण हो सकता है, हमारा आहार हो सकता है कि हम किस प्रकार का आहार ले रहे हैं, उत्परिवर्तन हो सकता है,
जो डीएनए होता है जन्म के बाद में डीएनए में अचानक से होने वाले जो परिवर्तन होते हैं उनको क्या कहते हैं, उत्परिवर्तन कहते हैं। तो वो उत्परिवर्तन भी रोग का कारण बन सकते हैं। इसके अलावा दुर्व्यसन हो सकता है, गलत जो आदतें होती है जैसे तंबाकू का सेवन, अल्कोहल का सेवन, विभिन्न प्रकार की जो ड्रग्स होती है, दवाइयाँ जो होती है उनका अत्यधिक मात्रा में सेवन करना, उनका नशा करना, वो दुर्व्यसन के अंदर आता है। तनाव जो होता है उसके कारण से विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न हो सकते हैं। तो ये किस में आता है, ग्रहित रोग के अंदर आता है। अब जो ग्रहित रोग है उनको दो कैटेगरी के अंदर क्या किया गया है, वर्गीकृत किया गया है। ग्रहित रोग दो कैटेगरी में इनको क्या किया है, वर्गीकृत किया गया है। एक कैटेगरी इसकी होती है संक्रामक रोग और दूसरी होती है असंक्रामक रोग। ग्रहित रोग, इसकी दो कैटेगरी, दो श्रेणी कौन कौन सी हो गई, एक तो संक्रामक और दूसरी कैटेगरी हो गई असंक्रामक। संक्रामक और असंक्रामक, नाम से पता चल रहा है कि संक्रामक किसे कहेंगे, असंक्रामक किसे कहेंगे। ऐसे रोग जिनका संक्रमण एक व्यक्ति से दूसरी व्यक्ति में आसानी से हो सकता है क्या कहलाएंगे, संक्रामक रोग कहलाएंगे। किससे, एक व्यक्ति से। अब एक व्यक्ति, पहला वाला व्यक्ति कौन सा हो गया, रोगी व्यक्ति होगा, और दूसरा व्यक्ति कौन सा होगा, स्वस्थ व्यक्ति होगा। अर्थात यदि रोग का संचरण रोगी व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति के अंदर हो सकता है तो वो रोग कौन सी कैटेगरी में आएंगे, संक्रामक कैटेगरी के अंदर आते हैं। जबकि जो असंक्रामक रोग होते हैं उनका संचरण रोगी व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में नहीं होता है, अर्थात वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलते हैं, उन्हें क्या कहेंगे, असंक्रामक रोग कहेंगे। असंक्रामक रोग जो है उनके बारे में हम बाद में बात करेंगे। पहले हम बात करते हैं किसके बारे में, संक्रामक रोग। संक्रामक रोग मैंने बताया कि ये एक व्यक्ति है और इसके द्वारा जो है दूसरे व्यक्ति में ये रोग क्या हो सकता है, स्थानांतरित हो सकता है। जबकि असंक्रामक के अंदर क्या होता है कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के अंदर रोग का संक्रमण नहीं होता है। संक्रामक रोग जो है उनको फिर हम दो भागों में बांट सकते हैं। संक्रामक रोग जो है वो खुद भी कितने भागों में बांट सकते हैं, इसको दो भागों में। एक तो होते हैं छुआछूत वाले रोग, छुआछूत रोग, और दूसरे हैं अछुआछूत वाले रोग। छुआछूत और अछुआछूत रोग, इनमें ज़्यादा रटने की आवश्यकता नहीं है। ये जितनी भी परिभाषाएं हैं उनके नाम से ही पता चल जाता है कि इसकी क्या परिभाषा होगी। छुआछूत रोग किसी को छूने से, किसी के द्वारा उपयोग में ली जाने वाली वस्तुओं को छूने से, सीधे संपर्क में आने की वजह से जो रोग होते हैं वो कौन से कहलाते हैं, छुआछूत रोग कहलाते हैं। अछुआछूत रोग जिनमें हम सीधे संपर्क में आने की वजह से जो है हमको रोग नहीं होता है। जैसे अगर हम इसके उदाहरण की बात करें या पर्टिकुलर परिभाषा की अगर हम बात करें तो छुआछूत रोग जो है वो सीधे संपर्क के द्वारा फैलते हैं, सीधे संपर्क के द्वारा फैलते हैं। जबकि अछुआछूत रोग जो हैं उनको फैलाने में किसका हाथ होता है, वाहक। ये रोग वाहक की सहायता से फैलते हैं, वाहक की सहायता से फैलते हैं। क्लियर, किसकी सहायता से फैलेंगे, वाहक। वाहक, अभी बात करते हैं इसके बारे में, वाहक क्या होता है। छुआछूत रोग सीधे संपर्क के द्वारा फैलते हैं। इसके उदाहरण की अगर हम बात करें, उदाहरण जैसे दाद, खुजली, ये जो है कैसे रोग होते हैं, छुआछूत वाले रोग होते हैं, दाद और खुजली। अगर किसी व्यक्ति को दाद खुजली है या फिर जैसे जो कुष्ठ रोग होता है, लेप्रोसी जो होता है, वो भी एक प्रकार का कैसा होता है, छुआछूत रोग वाला रोग होता है।
अगर हम संक्रमित व्यक्ति के पास में बैठते हैं, उसके द्वारा उपयोग में ली जाने वाली वस्तुओं का हम उपयोग करते हैं, तो हमको भी वो रोग होने के चांस बढ़ जाते हैं, क्योंकि हम सीधे उस व्यक्ति के क्या आ रहे हैं, संपर्क में आ रहे हैं। तो इसके उदाहरण दाद खुजली हो गया। दूसरा एक और उदाहरण आपकी बुक के अंदर दिया हुआ है, कंजक्टिवाइटिस। कंजक्टिवाइटिस जनरली इसको क्या बोला जाता है, आई फ्लू, आंखों का आना। ठीक है, आंखों के अंदर जो है रेडनेस हो जाता है। तो ये कौन सी डिजीज होती है, कंजक्टिवाइटिस। आप लोगों ने देखा होगा कि जब ये डिजीज होती है, आई फ्लू जब होता है, तो अगर फैमिली में एक मेंबर को हो गया तो कुछ टाइम के बाद में जो है लगभग सारे मेंबर्स को हो जाता है, फिर आसपास की कम्युनिटी में भी वो क्या हो जाता है, स्प्रेड हो जाता है। कम टाइम के लिए होता है लेकिन ये जल्दी स्प्रेड होता है। तो ये कैसा है, छुआछूत वाले रोग हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल आप लोगों को धीरे धीरे जो है जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे बुक्स में मिलते जाएंगे। छुआछूत रोग में किसकी आवश्यकता होती है, वाहक की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है, वाहक की आवश्यकता होती है। वाहक क्या करता है कि जो रोगजनक होता है, वाहक का कार्य क्या होता है, रोगजनक को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का कार्य करता है। मतलब एक स्थान कौन सा हो गया, ये रोगी व्यक्ति हो गया, और ये कौन सा हो गया, स्वस्थ व्यक्ति हो गया। रोगी व्यक्ति के अंदर से जो रोगजनक है किसकी सहायता से जाएगा, वाहक की सहायता से जाएगा। जैसे इसका उदाहरण से अगर हम इसको समझे तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। मलेरिया के बारे में आप लोगों ने सभी ने सुना होगा। मलेरिया हो गया, डेंगू हो गया, ये सारे कैसे हैं, फीवर है, बुखार होते हैं। ठीक है, मलेरिया किससे होता है, अब आप लोग डायरेक्टली बोलोगे मच्छर के काटने से होता है। मच्छर के काटने से मलेरिया हो सकता है, होता नहीं है। एक्चुअल में जो मलेरिया होता है उसका जो रोगजनक होता है वो क्या होता है, प्लाज्मोडियम। क्या होता है, प्लाज्मोडियम। इसकी अलग अलग प्रजातियां होती है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, फैल्सीफेरम, ओवेल, मलेरी। इनको आगे हम डिटेल में जब आएगा तब इसको पढ़ेंगे। मलेरिया किससे होता है, रोगजनक क्या होता है मलेरिया का, प्लाज्मोडियम। अब जो प्लाज्मोडियम एक प्रकार का क्या होता है, ये प्रोटोजोआ होता है। 11th क्लास के अंदर आप लोगों ने इसकी कैटेगरी पढ़ी होंगी, जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ, हेलमिन्थेस। तो ये कौन सी कैटेगरी में आता है, प्रोटोजोआ क्लास, प्रोटोजोआ वर्ग के अंदर आता है प्लाज्मोडियम। मलेरिया होता है किससे, प्लाज्मोडियम से होता है। लेकिन ये जो प्लाज्मोडियम होता है ये सीधे संपर्क के द्वारा रोगी व्यक्ति से किसमें स्थानांतरित नहीं हो सकता है, स्वस्थ व्यक्ति में स्थानांतरित नहीं हो सकता है। प्लाज्मोडियम को एक जगह से या एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में स्थानांतरित करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, वाहक की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है, वाहक की आवश्यकता होती है। और यहां पर मलेरिया के केस में वाहक का कार्य कौन करता है, मादा एनाफ्लेज। मादा एनाफ्लेज मच्छर। कौन सा मच्छर, मादा एनाफ्लेज मच्छर क्या करता है, प्लाज्मोडियम को रोगी व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में स्थानांतरित करने का कार्य करता है। तो यहां पर मादा एनाफ्लीज मच्छर क्या हो गया, वाहक हो गया। तो मलेरिया वाहक के द्वारा फैलता है। इसी तरीके से डेंगू भी जो है, डेंगू एक वायरल फीवर होता है। मलेरिया क्या होता है, एक प्रोटोजोअल फीवर होता है। ये प्रोटोजोआ से होता है, जबकि डेंगू किससे होता है, वायरस से होता है। लेकिन इसका जो वायरस होता है वो भी मच्छर के द्वारा ही स्थानांतरित किया जाता है, और वो मच्छर होता है एडिस इजिप्टाई। एडिस इजिप्टाई जो मच्छर होता है वो डेंगू के वायरस को चारों तरफ क्या करता है, फैलाने का कार्य करता है। दूसरा उदाहरण, ये छुआछूत रोग में वाहक की सहायता से फैलने वाले मलेरिया और डेंगू, एक ये वाहक का कार्य, जैसे यहाँ पर तो ये क्या हो गए, ये बायोलॉजिकल वेक्टर हो गए, जैविक कारक हो गए। इसमें मच्छर जो है कुछ ऐसे भी हो सकता है जैसे रक्त या सीरम,
रक्त और सीरम भी किसका कार्य कर सकते हैं? वाहक का कार्य कर सकते हैं। जैसे HIV एड्स, एड्स जो है वो रक्त या सीरम के द्वारा फैलाया जाता है। तो ये कैसा रोग है? अछूआछूत। मतलब जनरली आप लोगों ने बहुत, जब एड्स का एडवर्टाइजमेंट टीवी पर आता है कि एड्स किसी से हाथ मिलाने, किसी को छूने, किसी को गले लगाने की वजह से नहीं फैलता है। मतलब सिंपल सा दिख रहा है कि ये कैसा रोग नहीं है, छुआछूत वाला रोग नहीं है। कैसा है? अछूआछूत रोग वाला रोग है। और ये जनरली किसके द्वारा फैलता है? रक्त या सीरम में उपस्थित HIV वायरस के द्वारा। अगर एक रोगी व्यक्ति से जो रक्त लिया जा रहा है और उसको एक स्वस्थ व्यक्ति में स्थानांतरित कर दिया जाए तो रक्त में उपस्थित HIV वायरस जो होते हैं वो स्वस्थ व्यक्ति को भी क्या कर देंगे? संक्रमित कर देंगे। तो ये किसके उदाहरण हो गए? अछूआछूत रोग के उदाहरण हो गए। रक्त और सीरम के द्वारा ही फैलने वाला एक और रोग होता है टाइफस फीवर, टाइफस ज्वर। हिंदी में इसको बोलते हैं सन्नीपात ज्वर, सन्नीपात ज्वर। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास। हमने ये वर्गीकरण के बारे में बात की। रोग के वर्गीकरण, रोग जो है दो प्रकार का होता है, जन्मजात और दूसरा ग्रहित रोग होता है। ग्रहित रोग के फिर वर्गीकरण के बारे में अगर हम बात करें तो संक्रामक, एक तो कौन सा हो गया? संक्रामक रोग हो गया, और दूसरा कौन सा हो गया? असंक्रामक रोग हो गया। ठीक है, और फिर संक्रामक रोग का वर्गीकरण की बात करें तो एक कौन सा हो गया? छुआछूत वाला रोग हो गया, और दूसरा कौन सा हो गया? अछुआछूत वाला रोग हो गया। अब बात करें हम किसके बारे में? असंक्रामक रोग के बारे में। असंक्रामक, जो कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलते। अब जो संक्रामक है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं, लेकिन फैलने का तरीका अलग अलग हो सकता है। अगर तरीका सीधे संपर्क के द्वारा है तो कौन से रोग होंगे? छुआछूत होंगे। लेकिन अगर तरीका किसके द्वारा है? वाहक के द्वारा, मतलब रोग किसके द्वारा फैल रहा है? वाहक के द्वारा फैल रहा है, तो वो कौन से रोग हो गए? अछुआछूत के रोग हो गए। अब बात करें हम किसके बारे में? असंक्रामक रोग के बारे में। असंक्रामक रोग में सबसे पहले आता है किसी विशेष प्रकार के जो पदार्थ है, तत्व है या पोषक तत्व है, उसकी हमारी भोजन में कमी हो जाए तो उसकी कमी से होने वाले रोग। अल्पता रोग, जिनको क्या बोलते हैं? अल्पता रोग कहते हैं उनको। अल्पता या अपूर्णता रोग, इसके उदाहरण असंक्रामक रोग के अपूर्णता रोग। कौन से रोग हो गए? अपूर्णता रोग। अपूर्णता रोग की अगर हम उदाहरण की लिए बात करें तो एक उदाहरण इसका होता है क्वासियोकोर। क्वासियोकोर, इसका बहुत अच्छे से आप लोगों ने नाम सुना होगा। इसके साथ में एक और नाम सुना होगा, क्वासियोकोर एंड मैरस्मस। ये जो रोग होता है वो किसकी कमी से होता है? प्रोटीन की कमी से। प्रोटीन की कमी से। अगर हमारे भोजन में हमारा जो संतुलित आहार होना चाहिए उसमें प्रोटीन की कमी है तो हमको कौन सा रोग होगा? क्वासियोकोर, मैरस्मस या क्वासियोकोर। दूसरा हो सकता है, एक और होता है रक्त क्षीणता, रक्त की कमी। शरीर के अंदर किसकी कमी हो जाती है? रक्त की कमी हो जाती है। और ये रक्त की कमी किसके कारण हो सकती है? Fe, आयरन, लोह तत्व जो होता है उसके कारण, या फिर विटामिन B12 जिसको क्या बोला जाता है? साइनोकोबालेमिन। साइनोकोबालेमिन, ये जो विटामिन होता है, विटामिन B12, उसका कार्य क्या होता है? क्या फंक्शन इसका होता है कि ये जो हमारे आंत्र होती है, छोटी आंत्र होती है, वहां से आयरन के अवशोषण में सहायता करता है। तो इनकी कमी से क्या हो जाएगा? रक्त क्षीणता हो जाएगी। इसके अलावा बेरी बेरी, कौन सा रोग? बेरी बेरी। बहुत बचपन से आप लोग इसको सुनते आए हैं, बेरी बेरी। ये किसकी कमी से होता है? विटामिन B1 की कमी से होता है, जिसको जनरली इसका रासायनिक नाम क्या होता है? थियामिन। रासायनिक नाम क्या है इसका? थियामिन होता है। तो ये किसके? अपूर्णता रोग के उदाहरण है। अब ये जिस व्यक्ति के अंदर होंगे वो उसी व्यक्ति के अंदर रहेंगे। मेरे अंदर अगर किसकी कमी है? आयरन की कमी है, तो रक्त की कमी या हीमोग्लोबिन की कमी मेरे अंदर ही रहेगी, वो किसी दूसरे व्यक्ति में स्थानांतरित नहीं होगी। क्लियर? दूसरा असंक्रामक रोग की कैटेगरी आती है विघटनकारी रोग।
दूसरी कैटेगरी कौन सी है? विघटनकारी रोग। विघटनकारी रोग। विघटनकारी रोग ये जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, वृद्धावस्था जैसे जैसे आती है, वृद्धावस्था या कमजोरी, शरीर अगर हमारा बहुत कमजोर है, हम प्रॉपर सही डाइट नहीं ले रहे हैं, तो उसमें जो है ये इस प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं, विघटनकारी रोग। इसका एक उदाहरण है एथेरोस्क्लेरोसिस। एथेरोस्क्लेरोसिस, ये एथेरोस्क्लेरोसिस जब हम परिसंचरण तंत्र के बारे में बात करेंगे तो वहां पर ये पॉइंट आएगा। एथेरोस्क्लेरोसिस क्या होता है? एथेरोस्क्लेरोसिस, एथेरोस्क्लेरोसिस में क्या होता है कि जो वृद्ध व्यक्ति होते हैं या जिनकी डाइट प्रॉपर नहीं होती है, उनकी जो रक्त धमनियां या सिराएं जो होती हैं, उनके अंदर किसका जमाव हो जाता है? कोलेस्ट्रॉल का जमाव हो जाता है, वसा का जमाव हो जाता है। एथेरोस्क्लेरोसिस में क्या होता है? जो धमनियां सिराएं जो होती हैं, उनके अंदर कोलेस्ट्रॉल या वसा का क्या हो जाता है? जमाव हो जाता है, जिससे धीरे धीरे ये जो धमनियां होती है वो क्या हो जाती है? ब्लॉक हो जाती है। और अगर ब्लॉक भी नहीं होती हैं तो यहाँ पर जो ब्लड प्रेशर होता है, बीपी जो होता है, वो क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है, जिससे बहुत सारे हृदय संबंधी या परिसंचरण संबंधी रोग उत्पन्न होने के चांस रहते हैं। हार्ट अटैक हो सकता है, हार्ट फेलियर हो सकता है। अगर ये कंप्लीटली ब्लॉक हो जाए तो हार्ट फेलियर के चांस, हार्ट अटैक के चांस रहते हैं। तो इसको क्या बोला जाता है? एथेरोस्क्लेरोसिस। सिंपल एथेरोस्क्लेरोसिस का क्या मतलब है कि जो धमनी और जो सिराएं होती है उनके अंदर कोलेस्ट्रॉल और वसा का क्या हो जाना? जमाव हो जाना और उसका ब्लॉकेज हो जाना। ये कैसे रोग है? विघटनकारी रोग है। इसी का असंक्रामक का अगर हम उदाहरण की और बात करें तो एक एलर्जी भी किस में आएगा? असंक्रामक में आएगा, एलर्जी। ठीक है, जिसके अंदर इसके विभिन्न जो कारक होते हैं, एलर्जेंस जो होते हैं, अलग अलग प्रकार के एलर्जेंस हो सकते हैं जिनके द्वारा एलर्जी उत्पन्न होती है, तो ये व्यक्ति विशेष के अंदर ही उपस्थित रहती है। दुर्व्यसन, दुर्व्यसन के बारे में मैंने स्टार्टिंग में ही बात की थी। दुर्व्यसन, दुर्व्यसन में क्या आते हैं? कोई व्यक्ति अगर लगातार जो है तंबाकू का उपयोग कर रहा है, अल्कोहल का उपयोग कर रहा है, विभिन्न प्रकार के ड्रग्स का उपयोग करता है, जैसे इसमें से आते हैं अफीम वगैरह, अफीम और उससे बने हुए जो उत्पाद होते हैं उनका उपयोग कर रहा है, तो वो किस कैटेगरी में आएगा? दुर्व्यसन की कैटेगरी के अंदर आता है। उसके अलावा काफ़ी सारी मस्तिष्क से संबंधित विकृतियाँ होती हैं, साइजोफ्रेनिया हो गया, तनाव हो गया, पागलपन हो सकता है, ठीक है, साइकोसिस हो सकता है, मानसिक अयोग्यता हो सकती है। तो ये सारे रोग भी किस में आते हैं? असंक्रामक रोग में आते हैं। और इसी असंक्रामक कैटेगरी के अंदर एक आता है कैंसर। कौन सा रोग? कैंसर रोग। और कैंसर रोग के बारे में हम एकदम डिटेल से पढ़ेंगे। कैंसर किस तरीके से होता है, क्या कारण इसके होते हैं, कैसे इसका पता लगाया जाता है, क्या इसके उपचार हो सकते हैं, कैसे इसको रोका जा सकता है। अभी कैंसर के बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं कि कैंसर जो रोग होता है वो हमारी जो कोशिकाएं होती हैं उनमें अनियंत्रित और अनियमित विभाजन के कारण कैंसर उत्पन्न होता है। अनियंत्रित क्योंकि हमारे शरीर के अंदर जितनी भी कोशिकाएं होती है वो एक सिस्टम के थ्रू क्या होती है? विभाजित होती है। उनमें जो विभाजन होना होता है वो एक पर्टिकुलरली उनकी पूरी स्क्रिप्ट लिखी होती है कि इनमें कब विभाजन होना है, कब विभाजन नहीं होना है। और उस सब का कंट्रोल किसके पास में होता है? कोशिका में पाए जाने वाले केंद्रक के पास में होता है। लेकिन कैंसर में क्या होता है कि जो भी कोशिका कैंसर में परिवर्तित हो जाती है या उत्परिवर्तन के कारण उसमें परिवर्तन आते हैं, तो वो कोशिकाएं लगातार क्या करती जाती हैं? विभाजित होती जाती हैं और विभाजित होकर कोशिकाओं का एक क्या बना लेती है? समूह बना लेती हैं। और वो समूह एक गांठ का रूप ले लेता है, जिसे जनरली हम क्या कहते हैं? ट्यूमर कहते हैं। क्या कहते हैं?
ट्यूमर कहते हैं, और ये ट्यूमर बाद में किस में कन्वर्ट हो जाता है, कैंसर में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये कैंसर भी कौन सी कैटेगरी में आता है, असंक्रामक रोग की कैटेगरी में आता है। अब हम बात करेंगे संक्रामक रोगों में। अब हम बात करते हैं जीवाणु जनित रोग के बारे में। संक्रामक रोगों की कौन सी कैटेगरी, जीवाणु जनित रोग, जीवाणु जनित रोग। ओके, जीवाणु के बारे में आप लोगों ने 11th क्लास के अंदर पढ़ा होगा। एक प्रकार का जो है ये प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है, इसकी संरचना के बारे में आप लोगों ने भी पढ़ा होगा। तो जीवाणु जनित रोगों में हम सबसे पहले लेते हैं लेप्रोसी को। कौन सा रोग, लेप्रोसी। लेप्रोसी इसका और नाम होता है कुष्ठ रोग, इसको बोला जाता है हिंदी में कुष्ठ रोग। एक और इसका नाम होता है हैंसन की बीमारी। हैंसन किसकी बीमारी, हैंसन की बीमारी। ये जो स्पेसिफिक नाम आते हैं वो वैज्ञानिकों के नाम के आधार पर आते हैं जिन्होंने इसकी खोज की है। तो लेप्रोसी, कुष्ठ रोग या हैंसन की बीमारी। रोग जनक की अगर हम बात करें, रोग जनक, लेप्रोसी का जो रोग जनक होता है वो आप लोगों ने नोट्स के अंदर भी देखा होगा, इसकी मैंने एक लिस्ट आप लोगों को बनवा दी थी। माइकोबैक्टीरियम लेपरी। क्या होता है, माइकोबैक्टीरियम लेप्री। कौन सा रोग जनक होता है इसका, माइकोबैक्टीरियम लेप्री होता है। और ये जो रोग जनक होता है, अच्छा रोग जनक की परिभाषा की अगर हम बात करें कि रोग जनक किसे कहते हैं, ऐसे कोई भी जैविक कारक जो कि हमारे शरीर के अंदर बीमारी या रोग उत्पन्न करने का कार्य करते हैं, क्या कहलाते हैं, रोग जनक। बहुत ही सिंपल, बस क्या याद रखना है, जैविक कारक। रोग जनक स्पेसिफिकली जो है किसके लिए यूज किया जाता है, जैविक कारक, क्योंकि रोग जो होते हैं वो भौतिक कारक या रासायनिक कारक के कारण भी उत्पन्न होते हैं। तो वहां पर रोग जनक उपयोग में जनरली नहीं लिया जाता है, उसमें क्या बोला जाता है, रोग कारक बोला जाता है। रोग कारक अगर कैसा हो, जैविक हो, रोग कारक कैसा हो, जैविक हो, तब उसको क्या कहा जाएगा, रोग जनक कहा जाता है। तो कोई भी जैविक कारक जो कि हमारे शरीर में रोग उत्पन्न करने का कार्य करता है क्या कहलाता है, रोग जनक कहलाता है। और यहां पर लेप्रोसी का जो रोग जनक होता है वो क्या होता है, माइकोबैक्टीरियम लेप्री होता है। क्या होता है, माइकोबैक्टीरियम लेप्री। अब लेप्रोसी के केस में जो प्रभावित अंग होते हैं, शरीर के कौन से अंग होते हैं जो कि इस रोग के कारण प्रभावित होते हैं, तो उसमें सबसे पहले तो कौन सा होता है, तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र हो गया। इसके अलावा मांसपेशियां और जो हमारी त्वचा होती है, ये इसमें मुख्य रूप से क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं। तंत्रिका तंत्र, मांसपेशियां और त्वचा। अच्छा, तंत्रिका तंत्र के बारे में आप लोगों ने थोड़ा सा तो कहीं पे पढ़ा होगा कि तंत्रिका तंत्र को कौन कौन से भागों में कैटेगराइज किया गया है। एक होता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, CNS, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, जिसके अंदर क्या क्या आता है, एक तो आता है ब्रेन, मस्तिष्क, और दूसरा होता है स्पाइनल कॉर्ड, मेरुरज्जु। ये दोनों मिलके किसका निर्माण करते हैं, CNS का निर्माण करते हैं। एक होता है PNS, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, परिधीय तंत्रिका तंत्र। कौन सा तंत्रिका तंत्र, परिधीय तंत्रिका तंत्र। परिधीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण किससे होता है, मस्तिष्क, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली जो तंत्रिकाएं होती हैं जो कि शरीर के परिधीय भाग में जाती है। क्योंकि जैसे हम बात करें कि ये मस्तिष्क हो गया और ये बीच में क्या निकल रहा है, मेरुरज्जु निकल रहा है। मस्तिष्क से तंत्रिकाएं निकलेंगी हाथों में, पैरों में, और इसी तरीके से जो हमारा मेरुरज्जु भाग है उससे भी क्या निकलती हैं, तंत्रिकाएं निकलती हैं। तो ये जो भाग होता है, ये वाला जो भाग होता है, ये कौन सा हो गया, परिधीय भाग। ये किसका निर्माण करता है, परिधीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण करता है। तो यहाँ पर लेप्रोसी के केस में कौन सा तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है, PNS। कौन सा प्रभावित होता है, PNS, परिधीय तंत्रिका तंत्र।
परिधीय तंत्रिका तंत्र प्रभावित होगा तो उसके साथ साथ में, क्योंकि जो मांसपेशियां होती है वो किसके नियंत्रण में होती है, तंत्रिकाओं के नियंत्रण में होती है। हमारे जो मस्तिष्क बोलता है या जो भी आदेश देता है तंत्रिकाओं के द्वारा, उसी के द्वारा जो है उसी के अकॉर्डिंग मांसपेशियां क्या करती है, कार्य करती है। तो अगर जो तंत्रिकाएं हैं वही प्रभावित हो गई तो फिर मांसपेशियां भी प्रभावित होंगी और उसके साथ साथ में जो त्वचा होती है वो भी क्या रहती है, प्रभावित रहती है। और एक पॉइंट और इसमें कि जो लेप्रोसी या कुष्ठ रोग जो होता है केवल मनुष्यों में पाया जाता है, दूसरे किसी प्रकार के जीवों के अंदर लेप्रोसी का रोग नहीं पाया जाता है। इसके नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो संचरण की विधि, कि जो लेप्रोसी होता है वो किस प्रकार से संचरित होता है, संचरण इसका किस प्रकार से होगा, क्योंकि ये कैसा रोग है, संक्रामक रोग होता है। कैसा रोग होता है, संक्रामक रोग होता है। संचरण की विधि, देखो लेप्रोसी जो होता है उसका जो संचरण होता है, कोई व्यक्ति है एक्चुअल में जो कुष्ठ रोग होता है उसमें अगर हम पहले लक्षण की बात करें तो कुष्ठ रोग के जो लक्षण होता है उसमें हमारे जो हाथ या पैर या रोगी व्यक्ति के हाथ पैर, विशेषकर हाथ पैर और उंगलियां जो होती हैं उनमें चकते बन जाते हैं, लाल चकते बन जाते हैं, गांठें उभर आती हैं और वहां पर घाव बनना क्या हो जाते हैं, शुरू हो जाते हैं। अंगुलियों में विकृति उत्पन्न हो जाती है और कई बार तो ऐसा भी होता है कि जो अंगुलियां होती हैं, डिजिट्स जो होती हैं वो हमारा जो हाथ या पैर से क्या हो जाती है, अलग हो जाती है। तो ये क्या हो गए इसके लक्षण, नोट्स के अंदर आप लोगों को ये मिल जाएगा कि लक्षण क्या होते हैं इसके, शरीर पर क्या होना, चकते बनना विशेषकर हाथ और पैरों पर, इसके अलावा घाव बन जाते हैं। और अब संचरण की विधि की बात करें तो संचरण जो होता है, घाव से निकलने वाला जो तरल पदार्थ होता है अगर उसके संपर्क में कोई व्यक्ति आ जाता है तो वो सीधे संपर्क के द्वारा लेप्रोसी या कुष्ठ रोग स्वस्थ व्यक्ति को हो सकता है। ठीक है, तो ये संचरण की विधि हो गई। इसके अलावा अगर जो रोगी व्यक्ति है उसके वस्तुएं, वस्त्र या उसके खाने के बर्तन या कोई दूसरी चीजें जिनका वो उपयोग कर रहा है उसका उपयोग अगर किसी स्वस्थ व्यक्ति के द्वारा किया जाता है तो भी ये रोग स्वस्थ व्यक्ति में फैल सकता है। तो ये क्या हो गया, संचरण हो गया। लक्षण के बारे में मैंने अभी बता ही दिया कि इसके क्या क्या लक्षण होते हैं। बचाव क्या हो सकता है इसका, लेप्रोसी का बचाव क्या हो सकता है, जो कारण है उनमें ही हम परिवर्तन लाके क्या ढूंढ सकते हैं, बचाव ढूंढ सकते हैं। जैसे सर्वप्रथम जो भी कुष्ठ रोगी होता है उसको क्या कर देना चाहिए, एक सेपरेट कर देना चाहिए, आइसोलेट कर देना चाहिए, अलग से उसको रखा जाना चाहिए। जैसे अभी कोरोना चल रहा है तो कोरोना के केस में क्या किया जाता है, क्वारंटाइन कर दिया जाता है। ठीक है, 14 दिन के लिए उसको अलग रूम के अंदर रखा जाता है। सेम कुष्ठ रोगी के लिए भी ऐसा ही होता है कि उसको अलग रखना चाहिए। उसके द्वारा जो उपयोग में ली जाने वाले वस्त्र हैं, दूसरे बर्तन हैं और भी वस्तुएं हैं उनको एकदम गर्म पानी से साफ करना चाहिए। उनका उपयोग किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है, और कई बार ऐसा होता है कि जो रोगी व्यक्ति होता है उसका जो कुष्ठ रोग जब होता है, ज़्यादा बढ़ जाता है, अंग पूर्ण रूप से अगर संक्रमित हो जाता है तो उस अंग को ऑपरेशन या सर्जरी के द्वारा क्या कर दिया जाना चाहिए, अलग कर देना चाहिए। और बच्चों के लिए या बच्चों को बचाव के लिए क्या किया जाता है, टीकाकरण किया जाता है। लेप्रोसी का टीका आता है, टीकाकरण। ठीक है, टीका लगाया जाता है, वैक्सीन लगाई जाती है। और इसके लिए जो टीका होता है BCG, कौन सी वैक्सीन होती है, BCG की वैक्सीन होती है। इसका पूरा नाम होता है बैसिलस कॉलमेट ग्वारिन। इसका पूरा नाम क्या होता है, बैसिलस कॉलमेट ग्वारिन। BCG जो वैक्सीन होती है लेप्रोसी के साथ साथ में इसका उपयोग ट्यूबरक्यूलोसिस या TB या क्षय रोग में भी किया जाता है। क्लियर। अब हम बात करें लेप्रोसी के प्रकार के बारे में, लेप्रोसी के प्रकार के बारे में।
ये तो हो गया कि लेप्रोसी का रोगजनक क्या होता है, क्या उसके लक्षण होते हैं, उसके बचाव क्या हो सकते हैं। अब बात करते हैं हम किसके बारे में, लेप्रोसी के प्रकार। लेप्रोसी जो है वो 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। पहली है ट्यूबरक्यूलॉइड, एक कौन सी है? ट्यूबरक्यूलॉइड। दूसरी है लेप्रोमेटस, लेप्रोमेटस। और तीसरी है बॉर्डर लाइन। ये लाइन दोनों के बीच में है, इसको क्या बोलेंगे? बॉर्डर लाइन। इस तरीके से इसको याद रखना है। तीसरी कौन सी हो गई? बॉर्डर लाइन। ये फर्स्ट टाइप हो गया ट्यूबरक्यूलॉइड, ये सेकंड टाइप हो गया लेप्रोमेटस, और ये थर्ड टाइप हो गया कौन सा? बॉर्डर लाइन। इसको हमने बीच में क्यों रखा? इसको बीच में इसलिए रखा या बॉर्डर लाइन इसलिए रखा कि इसके कुछ जो कैरेक्टर्स होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, लक्षण जो होते हैं किसके जैसे होते हैं? ट्यूबरक्यूलॉइड के जैसे, और कुछ किसके जैसे होते हैं? लेप्रोमेटस के जैसे होते हैं। इसलिए इसको क्या रख दिया? मिडिल में रख दिया। तो मेनली हमको किस पे फोकस करना है? ट्यूबरक्यूलॉइड और लेप्रोमेटस पे। तो पहला इनमें डिफरेंस देखें कि जो ट्यूबरक्यूलॉइड होती है उसमें रोगी की प्रतिरोधक क्षमता अधिक होती है। क्या अधिक होती है? प्रतिरोधक क्षमता अधिक होती है, जबकि लेप्रोमेटस के केस में प्रतिरोधक क्षमता क्या होती है? कम होती है। प्रतिरोधक क्षमता कम होती है। प्रतिरोधक क्षमता क्या होती है? रोगों से, हमारे शरीर का रोगों से लड़ने की जो क्षमता होती है उसको क्या कहा जाता है? प्रतिरोधक क्षमता कहा जाता है। इम्यूनिटी, हमारी जो इम्यूनिटी होती है उसको क्या बोलते हैं? प्रतिरोधक क्षमता हम बोल सकते हैं। तो ट्यूबरक्यूलॉइड अगर लेप्रोसी है तो उस केस में प्रतिरोधक क्षमता क्या होगी? अधिक होगी। लेप्रोमेटस में क्या होती है? कम होती है। इस वाले बॉर्डर लाइन में इन दोनों के बीच वाली होगी, ना कम ना ज्यादा होगी। अब अगर यहां पर प्रतिरोधक क्षमता ज्यादा है तो बहुत सीधा सा है, इससे हम समझ सकते हैं कि जो व्यक्ति होगा उसके अंदर रोग के लक्षण या संक्रमण जो है उतना ज्यादा नहीं बढ़ेगा। संक्रमण होने के चांस या उसके लक्षण क्या होंगे? कम होंगे। तो यहां पर अगर आप इसके लक्षण की बात करें तो यहां पर कुछ चकत्ते जो हैं शरीर पर दिखाई देते हैं, चकत्ते उपस्थित होते हैं। कुछ घाव भी उपस्थित होते हैं, कुछ घाव भी जो है यहां पर उपस्थित होते हैं। जबकि लेप्रोमेटस के केस में चकत्तों की संख्या अधिक, चकत्तों की ज्यादा जो है चकत्ते शरीर पर बन जाते हैं। इसके अलावा जो घाव है वो भी अधिक हो जाते हैं, घाव भी अधिक उपस्थित होते हैं। घाव भी क्या होते हैं? अधिक उपस्थित होते हैं। इस वाले के अंदर हाथ और पांव की जो अंगुलियां होती है वो क्या हो जाती है? मुड़ जाती है। यहां पर कुछ गांठें भी बन जाती है लेप्रोमेटस में। ये क्या होता है? कम संक्रामक होता है, ये कम संक्रामक होता है, जबकि लेप्रोमेटस लेप्रोसी अधिक संक्रामक होता है, ये अधिक संक्रामक होता है। क्लियर? तो यहां पर ये मेन डिफरेंस यही है। ये पूछा जाए कई बार कि ट्यूबरक्यूलॉइड और लेप्रोमेटस जो है लेप्रोसी, उनमें क्या अंतर होता है? इधर प्रतिरोधक क्षमता अधिक, उधर प्रतिरोधक क्षमता कम। यहाँ पर बॉर्डर लाइन में मिडिल वाली होती है, बीच वाली होती है। प्रतिरोधक क्षमता अधिक होने के कारण जो लक्षण होते हैं, जो रोग का या रोगजनक का प्रभाव होता है वो क्या होगा? कम होगा। जबकि यहाँ पर प्रतिरोधक क्षमता कम है, इसलिए रोगजनक का प्रभाव क्या होगा? अधिक होगा। तो लक्षण ज्यादा दिखेंगे, मतलब कि चकत्ते और घाव और गांठ जो है वो ज्यादा दिखाई देंगे। ये अधिक संक्रामक होता है, जबकि ये क्या होता है? कम संक्रामक होता है। और बॉर्डर लाइन में इन दोनों के मिलते जुलते कुछ कुछ लक्षण इसमें दिखाई देते हैं। लास्ट पॉइंट लेप्रोसी के बारे में अगर हम बात करें तो लेप्रोसी के जो नैदानिक परीक्षण होता है, नैदानिक परीक्षण डायग्नोस्टिक टेस्ट,
नैदानिक परीक्षण क्या होता है? डायग्नोस्टिक टेस्ट। मतलब कि जो लेप्रोसी होती है उसका उपस्थिति का कैसे पता लगाया जाए। जैसे हम जाते हैं, हमको कोई बीमारी होती है, डॉक्टर हमको लिख के देता है कि आप लोगों को ये टेस्ट करवाने हैं, ब्लड टेस्ट हो गया, यूरिन टेस्ट हो गया, ठीक है। और अगर कुछ स्पेसिफिक अलग टाइप की बीमारी है तो उसके लिए अलग अलग क्या होते हैं? टेस्ट होते हैं। वैसे ही लेप्रोसी के लिए भी क्या होते हैं? डायग्नोस्टिक टेस्ट या नैदानिक टेस्ट होते हैं। उनमें एक होता है बायोप्सी। पहला टेस्ट इसका कौन सा हो गया? बायोप्सी। बायोप्सी में क्या किया जाता है कि जैसे हाथ या पैर के एक विशेष जगह जहां पर हमको लक्षण दिखाई दे रहे हैं, चकत्ते, घाव या गांठें दिखाई दे रहे हैं, वहां की कुछ त्वचा का भाग लिया जाता है और उस त्वचा का अध्ययन किस में किया जाता है? माइक्रोस्कोप की सहायता से किया जाता है। और उस अध्ययन के बाद में निष्कर्ष निकाला जाता है कि वहां पर उपस्थित कोशिकाओं में किस प्रकार का रोगजनक उपस्थित है या वहां के क्या अलग प्रकार की विशेषताएं हैं। दूसरा जो टेस्ट होता है लेप्रोमिन। लेप्रोमिन टेस्ट होता है, लेप्रोमिन त्वचा परीक्षण। लेप्रोमिन त्वचा परीक्षण में क्या किया जाता है? ये भी सेम, ये दोनों काम में आता है। मतलब कि लेप्रोसी है या नहीं, उसकी उपस्थिति का भी ये हमको फाइनल रिजल्ट देता है। इसके अलावा किस प्रकार की लेप्रोसी है, किस प्रकार से क्या मतलब है? ट्यूबरक्यूलोइड है, लेप्रोमेटस है या फिर बॉर्डर लाइन की लेप्रोसी है, तो उसके लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? लेप्रोमिन टेस्ट किया जाता है लेप्रोसी के लिए। तो ये कंप्लीट हो गया क्या? लेप्रोसी। नेक्स्ट हम डिजीज की बात करते हैं तो नेक्स्ट आती है ट्यूबरक्यूलोसिस। नेक्स्ट कौन सी है? ट्यूबरक्यूलोसिस, जिसको सामान्य भाषा में क्या कहा जाता है? टीबी। टीबी के नाम से ही जनरली इसको जानते हैं। हिंदी में इसको बोला जाता है क्षय रोग, और एक और इसका नाम होता है तपेदिक रोग। क्षय रोग या तपेदिक रोग, टीबी। मैं लिख रहा हूं यहां पर कैपिटल टी और बी, ट्यूबरक्यूलोसिस। ट्यूबरक्यूलोसिस हिंदी में इसको बोलते हैं क्या? क्षय रोग। एक और नाम है हिंदी में इसका तपेदिक रोग। कौन सा रोग? तपेदिक रोग। इसके रोगजनक की अगर हम बात करें, रोगजनक इसका उसी जीनस का है जिस जीनस का कौन था? लेप्रोसी का रोगजनक माइकोबैक्टीरियम। माइकोबैक्टीरियम, वहां पर भी क्या था? माइकोबैक्टीरियम, लेकिन वो क्या था? लेप्री। यहां पर क्या होगा? ट्यूबरक्यूलोसिस। ट्यूबरक्यूलोसिस ये रोगजनक हो गया क्या? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस। इसके द्वारा कौन सा रोग उत्पन्न किया जाता है? क्षय रोग, तपेदिक रोग। ठीक है। बोर्ड एग्जामिनेशन के अंदर आप लोगों से या तो पूछेगा कि क्षय रोग के रोगजनक का नाम लिखिए। क्षय रोग की जगह क्या दे सकता है? तपेदिक रोग दे सकता है। तो सभी नाम याद रखने हैं। ट्यूबरक्यूलोसिस दे सकता है। ये जो इंग्लिश में लिखा हुआ है इसको हिंदी में लिख के पूछ सकता है कि इसके रोग का नाम, रोगजनक का नाम लिखिए। इस जो ये माइकोबैक्टीरियम क्या है? ट्यूबरक्यूलोसिस है। इसके द्वारा एक और जो है बीमारी बोल सकते हैं उत्पन्न की जाती है, प्लूरेसी। क्या उत्पन्न की जाती है? प्लूरेसी नाम का रोग भी उत्पन्न किया जाता है। इसमें क्या होता है? प्लूरेसी के अंदर क्या होता है कि जो हमारे फेफड़े होते हैं फेफड़े और वक्ष गुहा, फेफड़े और वक्ष गुहा, चेस्ट कैविटी, इसको एक मेम्ब्रेन के द्वारा क्या किया हुआ होता है? आवृत किया हुआ होता है। उसकी सुरक्षा के लिए, उसकी प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए, कार्य के लिए इन फेफड़े और वक्ष गुहा में किसका आवरण पाया जाता है? एक झिल्ली का आवरण पाया जाता है, मेम्ब्रेन का आवरण पाया जाता है। तो वहां पर इन फेफड़े और वक्ष गुहा में पाई जाने वाली झिल्ली में क्या उत्पन्न कर देता है? ये शोथ उत्पन्न कर देता है, इन्फ्लामेशन। क्या उत्पन्न कर देता है? इन्फ्लामेशन उत्पन्न कर देता है, और उसी को क्या बोला जाता है? प्लूरेसी बोला जाता है।
क्या कहा जाता है उसको? प्लूरिसी कहा जाता है। मतलब मेन तो कौन सी रोग है? क्षय रोग या तपेदिक रोग, लेकिन मेडिकल टर्मिनोलॉजी में एक ये वाला रोग भी होता है प्लूरिसी, जिसमें माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस के द्वारा फेफड़े और वक्ष गुहा को आवृत करने वाली झिल्ली में क्या उत्पन्न कर दिया जाता है? शोथ या इन्फ्लामेशन उत्पन्न कर दिया जाता है। प्रभावित अंग की बात करें, टीबी के केस में प्रभावित अंग कौन सा होगा? फेफड़े होंगे। कौन सा अंग प्रभावित होता है सबसे ज्यादा? फेफड़े प्रभावित होते हैं। अगर हम इसके लक्षण की बात करें, टीबी के लक्षण की बात करें, खांसी, और खांसी में भी क्या होता है कि ये खांसी लगभग 2-3 वीक तक, सप्ताह तक लगातार रहती है। और खांसी के में क्या होता है कि एक ग्रे या ग्रीन कलर का जो है बलगम जो है वो बाहर आता है। अगर हम थूक रहे हैं तो, या रोगी व्यक्ति थूक रहा है तो बलगम भी उसमें क्या आता है? साथ में आता है। खांसी और बुखार, ये हो गया इसका लक्षण। एक होता है वजन की कमी, वजन में कमी। एक होगा भूख न लगना, थकान हो सकती है, थकान व भूख में कमी, थकान और भूख में कमी हो सकती है। बलगम के साथ कभी कभी लास्ट स्टेज में जाके जो बलगम होता है, बलगम के साथ रक्त भी आता है, रक्त का बाहर आना। क्योंकि जो जब ये बहुत टाइम हो जाता है टीबी को, तो उस केस में क्या होता है कि जो फेफड़े होते हैं उसकी जो झिल्ली या वहाँ पर क्या बन जाते हैं? घाव बन जाते हैं। हमारी जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होती है, श्वास नली जो होती है, वहाँ पर भी इस प्रकार के घावों का क्या हो जाता है? निर्माण होता है। तो जो बलगम होता है, ठीक है, जो अपशिष्ट होता है, एक श्लेष्मा, बलगम क्या होता है? श्लेष्मा टाइप की चीज़ होती है जो कि वहाँ पर कवर किए हुए होती है। तो वो वहाँ से अटके और उसके साथ में रक्त भी क्या आने लगता है? बाहर आने लगता है। तो ये इसके क्या हो गए? मुख्य लक्षण हो गए। क्लियर? ये क्या हो गए? इसके मुख्य लक्षण हो गए। अब टीबी के हमने रोगजनक की बात की, प्लूरिसी की बात की, लक्षण की बात की। लक्षण के बात के अलावा फिर हम बात करते हैं संचरण की, कि टीबी का जो रोग होता है वो किस तरीके से संचरित होता है। संचरण, अभी हमने पीछे लैप्रोसी के बारे में बात किया था। संचरण में लैप्रोसी की बात करें या ट्यूबरक्यूलोसिस की बात करें, अगर रोगी व्यक्ति खांस रहा है, छींक रहा है, तो उससे क्या होता है कि खांसने और छींकने से जो जल के अणु या कुछ लिक्विड पदार्थ उसके शरीर से बाहर निकलता है, तो उसमें क्या उपस्थित होता है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस होता है। अगर खांसने छींकने से जो ड्रॉप्स बनती है, छोटी छोटी जो ड्रॉप्स बनती है, बूंदें बनती हैं, वो अगर पास में खड़े हुए स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करती हैं, तो जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस है वो भी उस व्यक्ति के शरीर में क्या करेगा? प्रवेश करेगा। तो डेफिनेटली उसको क्या होगा? वो रोग होगा। मतलब एक तो क्या हो गया? खांसने छींकने की वजह से जो बूंदों का निर्माण होता है उसके द्वारा इस रोग को फैलाया जाता है। इसके अलावा मेनली जो है इस रोग का जो प्रसार किया जाता है किसके द्वारा? एक तो जल के द्वारा हो सकता है और दूसरा किसके द्वारा? वायु के द्वारा। दूसरा, अगर हम कोई व्यक्ति है जो रोगी है, किससे? टीबी से ग्रसित है, उसके जो वस्त्र है, खाने पीने की वस्तुएं हैं, बर्तन हैं, उनका उपयोग अगर कोई स्वस्थ व्यक्ति करता है तो सिंपल है कि वहाँ पर भी ये जो रोगजनक होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस वो उपस्थित होगा और वो स्वस्थ व्यक्ति को क्या बना देगा? रोगी बना देगा। क्लियर? बचाव का भी अलग से कोई याद नहीं करना है कि बचाव क्या क्या हो सकते हैं। इसके बचाव में हम किसके बारे में बात करेंगे? जो इसके कारण होते हैं, कि क्या किस किस कारण से होता है। तो उसके बचाव में सबसे सर्वप्रथम तो जो रोगी व्यक्ति होता है उसको क्या कर देना चाहिए? पृथक, आइसोलेट कर देना चाहिए, क्वारंटाइन कर देना चाहिए, अलग से उसके रहने की व्यवस्था होनी चाहिए। उसके वस्त्र जो हैं उनको
गर्म पानी से धोने चाहिए। उनके जो खाने पीने की वस्तुएं हैं, खाने पीने के बर्तन हैं, वो भी अलग से सेपरेट होने चाहिए। उसका जो बलगम होता है, मल होता है, उसको भूमि के अंदर क्या कर देना चाहिए, दबा देना चाहिए, ताकि वायु के अंदर या वायु में उपस्थित जो मक्खियां होती हैं उस रोग को या रोगजनक को स्वस्थ व्यक्तियों में ना फैला पाए। टीकाकरण की अगर हम बात करें तो पीछे मैंने बताया था कि जो लेप्रोसी के केस में जो टीका उपयोग में होता है, कौन सा, BCG, कैपिटल BCG, बैसिलस कालमेट ग्वारिन, वही टीका भी किस में यूज होता है, ट्यूबरक्यूलोसिस में यूज होता है। क्लियर। तो ये किसके बारे में हो गया, टीबी के बारे में। इनके नाम, क्षय रोग, तपेदिक रोग, रोगजनक क्या हो गया, ये हो गया। इसके एक प्लूरिसी के बारे में याद रखना है कि प्लूरिसी क्या होता है, लक्षण क्या क्या होते हैं, संचरण कैसे होता है इसका, और इसके क्या क्या बचाव हो सकते हैं। कौन सा टीका इसमें उपयोग में किया जाता है, BCG का टीका उपयोग में लिया जाता है। नेक्स्ट जो रोग है उसके बारे में हम बात करते हैं, डिप्थीरिया। अगली बीमारी जो जीवाणु जनित है, डिप्थीरिया, या इसको हिंदी में बोला जाता है रोहिणी, और इसका जो रोगजनक होता है वो होता है कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थीरियाई। अगला रोग डिप्थीरिया। हिंदी इसकी होती है रोहिणी। रोगजनक कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थीरियाई। डिप्थीरियाई कौन सा रोगजनक होता है इसका, कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थीरियाई। प्रभावित अंग की अगर हम बात करें कि रोहिणी या डिप्थीरिया के केस में जो प्रभावित अंग होते हैं, कौन कौन से अंग प्रभावित होते हैं, एक तो हो गई नाक, गला और टॉन्सिल्स। टॉन्सिल या लसिका गांठें, लसिका ग्रंथियां। कौन सी ग्रंथियां, लसिका ग्रंथियां। अच्छा, ये लसिका ग्रंथियों के बारे में हम जब क्या पढ़ेंगे, प्रतिरक्षा तंत्र पढ़ेंगे, तो वहां पर इनके बारे में आएगा कि ये किस तरीके से जो है रोगाणु से लड़ने की क्षमता या स्थान हमको क्या करती है, उपलब्ध करवाती है। तो अगर पूछा जाए कि डिप्थीरिया के केस में हमारे शरीर के कौन कौन से भाग या अंग प्रभावित होते हैं, तो कौन कौन से हो गए, नाक हो गई, गला हो गया और टॉन्सिल हो गया। उसके बाद में लक्षण अगर हम जाने इसके कि क्या क्या इसके लक्षण होते हैं, तो सर्वप्रथम जो है लक्षण में जो गला होता है और जो टॉन्सिल होते हैं, गले और टॉन्सिल के अंदर एक मोटी झिल्ली का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। क्या बन जाती है, एक मोटी झिल्ली बन जाती है, उनको आवृत कर लेती है। गले को और टॉन्सिल के चारों तरफ क्या बन जाती है, एक मोटी झिल्ली का निर्माण हो जाता है। जो लसिका ग्रंथि होती है, दूसरा लक्षण, लसिका ग्रंथियों में क्या आ जाता है, सूजन आ जाता है। लसिका ग्रंथि में क्या आ जाता है, सूजन आ जाता है। नाक जो है वो बहना स्टार्ट कर देती है, नाक का बहना स्टार्ट हो जाता है, नाक बहना शुरू हो जाती है, और श्वास लेने में कठिनाई आती है, श्वास लेने में कठिनाई होती है, श्वास लेने में कठिनाई होती है। क्लियर। तो ये इसके क्या हो गए, लक्षण हो गए। प्रभावित अंग नाक, गला, टॉन्सिल, और लक्षण उन्हीं अंगों के होंगे। गले और टॉन्सिल में एक मोटी झिल्ली का निर्माण हो जाता है, लसिका ग्रंथियों में क्या आ जाती है, सूजन आ जाती है, नाक का बहना शुरू हो जाता है, श्वास लेने में क्या होती है, कठिनाई होती है, ठंड लगती है और बुखार भी आता है, ठंड और बुखार भी आ जाता है। तो ये इसके क्या हो गए, लक्षण हो गए। फिर बात करते हैं हम इसके संचरण का माध्यम। कौन सा माध्यम, संचरण की, ये किस प्रकार से इसके रोगजनक या ये रोग फैलता है, संचरण का माध्यम। अभी तक हमने पीछे दो रोग के बारे में बात की, लेप्रोसी और ट्यूबरक्यूलोसिस। जो संचरण का माध्यम उनके थे, वही संचरण का माध्यम किसका होगा, डिप्थीरिया का होगा। खांसने छींकने की वजह से जो रोगजनक होता है वो वायु के द्वारा स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में क्या कर जाता है, प्रवेश कर जाता है,
रोगी व्यक्ति की जो अंगुलियां होती है उनको स्पर्श करने से भी ये रोग फैलता है। इसके अलावा रोगी व्यक्ति के जो वस्त्र होते हैं, बर्तन होते हैं, उनका उपयोग करने से भी ये क्या हो सकती है, फैल सकती है। बचाव की अगर हम बात करें तो बचाव सिंपल है, इन चीज़ों को रटना नहीं है कि संचरण का माध्यम क्या हो गया। विशेष प्रकार की कैटेगरी जो होती है, संक्रामक जो रोग होते हैं उनकी एक कैटेगरी होती है, तो उन रोग का जो संचरण होता है वायु जल के द्वारा ही होगा या भोजन के। अब जल जो है वो भोजन बनाने के काम में भी आता है और भी काम में आता है, नहाने के काम में भी आता है, तो उस तरीके से उसका क्या होता है, संचरण होता है। बचाव में क्या करना है, जो रोगी व्यक्ति होता है उसको आइसोलेट करना है, ग्रसित व्यक्ति को अलग रखना है। छोटे बच्चे जो है उनको समय पर क्या लगवाने चाहिए, टीके लगवाने चाहिए। कौन सा टीका लगवाया जाएगा अभी हम बात करेंगे उसके बारे में। इसके अलावा जो दूध होता है उसको पाश्चुरीकृत करके और उपयोग में लिया जाना चाहिए। या सिंपली हम बात करें, पाश्चुरीकृत की बात मत करो, दूध को उबालकर काम में लेना चाहिए। और जनरली जो संक्रमित रोग होते हैं जो जल के माध्यम से फैलते हैं उनके बारे में हम बोलते हैं कि जल को हमेशा उबालकर उपयोग में लेना चाहिए ताकि उसमें उपस्थित जो रोगजनक है वो क्या हो जाए, नष्ट हो जाए। क्लियर। अब बात करें हम इस रोग में टीका की कि कौन सी वैक्सीन यहाँ पर उपयोग में ली जाती है। टीकाकरण की अगर आप बात करें कि डिप्थीरिया में कौन सा टीका उपयोग में लिया जाता है, तो वो टीका होता है डीपीटी का टीका। कौन सा टीका, डीपीटी टीकाकरण। डीपीटी इसकी फुल फॉर्म होती है डिप्थीरिया पर्टुसिस, डिप्थीरिया पर्टुसिस और टिटेनस। मतलब यहां पर ये ट्रिपल वैक्सीन होती है। कौन सी वैक्सीन होती है ये, ट्रिपल वैक्सीन। ट्रिपल मतलब 3 के लिए काम में आती है। किस किस के लिए काम में आ रही है, डिप्थीरिया के लिए भी काम में आती है, पर्टुसिस के लिए भी और टिटनेस के लिए भी काम में आती है। ये पर्टुसिस और टिटनेस, बॉर्डेटेला पर्टुसिस, वूपिंग कफ, कुकर खांसी जिसको बोला जाता है, और टिटनेस, ठीक है, क्लॉस्ट्रिडियम टिटेनाई जो जीवाणु होता है उसके कारण होता है। तो ये डीपीटी ट्रिपल वैक्सीन है जिसका उपयोग किस में किया जाता है, डिप्थीरिया के केस में किया जाता है। डीपीटी जो नाम है वो पहले जाना जाता था, प्रेजेंट टाइम में इसका नाम है DTAP। क्या बोलते हैं इसको, DTAP। इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो होती है डिप्थीरिया व टिटेनस टॉक्सॉइड तथा अकोशिकीय पर्टुसिस, अकोशिकीय पर्टुसिस। उसका फुल फॉर्म क्या है डीपीटी का, डिप्थीरिया पर्टुसिस टिटेनस। जस्ट नाम परिवर्तित किया गया है, पहले इस नाम से जानते थे, अभी इस नाम से जानते हैं, DTAP, डिप्थीरिया व टिटेनस टॉक्सॉइड। टॉक्सॉइड क्या होते हैं, टॉक्सॉइड होते हैं, इसके बारे में भी वैसे हम आगे क्लासेस के अंदर डिस्कस करेंगे। टॉक्सॉइड होते हैं कि हमको वैक्सीन तैयार करनी है तो जो भी रोगजनक होता है उसको क्या कर दिया जाता है, निष्क्रिय कर दिया जाता है, और उसी का उपयोग किस में लिया जाता है, वैक्सीन तैयार करने में किया जाता है। डिप्थीरिया, टिटेनस टॉक्सॉइड तथा अकोशिकीय पर्टुसिस। तो ये क्या हो गई, इसकी वैक्सीन हो गई। इसका उपयोग किस में किया जाता है, डिप्थीरिया के केस में किया जाता है। तो आज की क्लास में हमने डिस्कस किया स्वास्थ्य रोग की परिभाषा के बारे में, रोग का वर्गीकरण, और उसके बारे में जीवाणु जनित 3 रोगों के बारे में हमने डिस्कस किया, लेप्रोसी, ट्यूबरक्लोसिस और डिप्थीरिया। ठीक है, इनके मेन जो पॉइंट्स हैं उन्हीं को हमको याद करना है। बहुत सारे ऐसे रोग हैं, अभी जीवाणु जनित 3 रोग हुए हैं, टोटल कितने हैं, 11 हैं। तो बाकी जो है वो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। इसको आप प्रॉपरली जो है इसके नोट्स आप लोगों को असाइनमेंट सेक्शन के अंदर मिल जाएंगे, तो आप प्रॉपर अपने नोट्स प्रिपेयर करें। थैंक यू सो मच।